Hello everyone, welcome back to Alliance Studies Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 74 का सेशन. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. So the first question is, which among of the following is slash are correct? Net zero means that any emission are balanced by absorbing an equivalent amount from atmosphere. Net zero is a state in which countries' emissions are compensated by absorption and removal of greenhouse gas from the atmosphere. सही बताना है आपको यहाँ पे A only B only both कैनन. पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि नेट जीरो का मतलब कोई भी ऐसा एमिशन जो कि बैलेंस किया जाए उसके बराबर अगर हम एब्जॉर्ब कर दें अमाउंट एटमॉस्फेयर से. दूसरा ये बोल रहे हैं कि नेट जीरो वो स्टेट होती है जहाँ पे कंट्री के एमिशन को कंपनसेट किया, कंट्री अपने एमिशन को कंपनसेट करती है कैसे, उतना ही अमाउंट एब्जॉर्ब करके या फिर रिमूव करके ग्रीन हाउस गैसेस. तो इसका सही आंसर है आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. ये आपने द हिंदू में आर्टिकल देखा होगा जहाँ पे आपका चाइना स्टार्ट्स लॉन्ग अवेटेड कार्बन ट्रेडिंग स्कीम. सो कार्बन ट्रेडिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं. कंट्रीज़ ने आपके नेट जीरो के जो टारगेट्स रखे हैं अलग अलग, किसी ने 2060 रखा है, किसी ने आपका 2030 रखा है, किसी ने 2025 रखा है एंड सो ऑन. सो तब यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट आते हैं. पहला बिल्कुल ठीक है, नेट जीरो का मतलब ये होता है कि एमिशन जो आपका बैलेंस किया जाए, जितना आपका एमिट हो रहा है ओके उसको बैलेंस कर देंगे एब्जॉर्प्शन के साथ. ओके ये हो गया, उतना इक्वल अमाउंट एब्जॉर्ब कर लिया एटमॉस्फेयर से तो बैलेंस हो गया. दूसरा स्टेटमेंट ये कहते हैं कि या तो उतना एब्जॉर्ब करो या उतना रिमूव कर दो किसको, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं आपकी एटमॉस्फेयर से. सो नेट जीरो ये होता है. नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके हैव बीन कमिटमेंट टू मूव नेट जीरो एमिशन. अब कई सारी कंट्रीज ने इस तरीके के कमिटमेंट किए हैं. यहाँ पे ये दो डेफिनेशन लिखी गई है जो हमने आगे पढ़ी है. एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिशन कैन बी इंक्रीज बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स. कैसे हम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं? हम कार्बन सिंक्स क्रिएट कर सकते हैं. कार्बन सिंक का मतलब ये हो जाता है कि हम और फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं ओके जिससे क्या होगा कि वो एक तरीके से कार्बन सिंक का काम करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो वो कार्बन को एब्जॉर्ब, वो कार्बन स्टोर करेंगे. कार्बन स्टोर करेंगे तो आपका एटमॉस्फेयर से कार्बन सिंक हो रहा है, कैप्चर हो रहा है, स्टोर हो रहा है ओके. फिर यहाँ पे ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी का 2050 का जो एक आपका ऑब्जेक्टिव रखा गया है पेरिस एग्रीमेंट में यहाँ पे, और यहाँ पे ये रखा गया है कि जो आपका टेम्परेचर है उसको बियॉन्ड 2 डिग्री रखा जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से. फिर इन ऑर्डर टू मीट द 5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग टारगेट इन पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल कार्बन एमिशन शुड रीच नेट जीरो अराउंड मिड सेंचुरी. तो इनका बोलने का मतलब ये है कि जो मिड सेंचुरी के आते आते हमें एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, हमें नेट जीरो की तरफ बढ़ना पड़ेगा. अब नेट जीरो का मतलब ये नहीं हम वर्ड से निकाल सकते हैं कि नेट जीरो का मतलब आपका बिल्कुल हम कार्बन का एमिशन ज़ीरो कर देंगे. एमिशन तो होगा बट उस एमिशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, हम उतना क्या करेंगे एब्जॉर्प्शन करवा के बैलेंस करेंगे. Okay. Which among of the following is slash are correct? Sedition laws were enacted in 17th century England when the lawmakers believed that only good opinions of the government should survive as a bad opinions were detrimental to the government and monarchy. पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि सेडिशन लॉ का 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में बना था जहाँ पे जो लॉ बनाने वाले थे उनका ये मानना था कि सरकार के बारे में सिर्फ सही ओपिनियन, अच्छे ओपिनियंस ही होने चाहिए. अगर कोई गलत ओपिनियन देता है तो वो यहाँ पे उसको नहीं, उसके लिए कोई जगह नहीं. दिस सेंटिमेंट द लॉ वॉज बोरोड एंड इंसर्टेड इनटू सेक्शन 124 ऑफ CRPC इन 1770 बाय ब्रिटिश. ये कह रहे हैं कि ये जो आपका लॉ था ये इंडिया के जो CRPC में आपका 1770 में डाला गया था सेक्शन 124A में. ओके तो क्या ये सही है? A ओनली B ओनली बोथ है. सेडिशन में कई बार डिस्कस किया है, आई गेस आपको पता होगा. ये इसका आंसर होगा आपका A ओनली, विच मीन्स आपका से पहला स्टेटमेंट सही है. अगेन आपने ये द हिंदू में आर्टिकल देखा होगा ओवरड्यू रिव्यूज़ आपका जहाँ पे सेडिशन के बारे में बात करी गई है ओके. जो आपके CGI हैं उन्होंने कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. 17th सेंचुरी बहुत प्लेन स्टेटमेंट था वैसे भी. है 17th सेंचुरी लिख दिया था इन्होंने तो ये तो बिल्कुल सही होना था. सेडिशन का मतलब यही होता है कि जो सही ओपिनियन आप अगर दे रहे हो, उस टाइम उन्होंने ये सोच के किया था कि मोनार्क के और गवर्नमेंट के बारे में सही बात ही करने वाला सर्वाइव होना चाहिए. यहाँ पे जो गलत ओपिनियन है उनको, बैड ओपिनियन अगर कोई दे रहा है तो उसको नहीं करना. दूसरा गलत इसलिए होता है क्योंकि CRPC नहीं होगा ये ओके, ये IPC है. तो सेडिशन लॉ आपका IPC का सेक्शन 124A में 1870 में दिया गया है और यहाँ पे आपका सन भी है जो 1770, वो भी गलत है. सो उसको याद रखिएगा कि आपका सेक्शन 124A ऑफ IPC में आपका 1780 में आपका ब्रिटिशर्स ने सेडिशन लॉ इंक्लूड करा था इंडिया में ओके.
पहला जो फ्रीडम फाइटर थे यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिनको कन्विक्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक थे 1897 में। गांधी को भी आपका सेडिशन के लिए आपका चार्ज किया गया था, यंग इंडिया जो उनका आर्टिकल था उसमें। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेटअप केवी कामत कमेटी फॉर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपकी केवी कामत कमेटी सेटअप की थी किस चीज़ के लिए? टैकलिंग मनी लॉन्ड्रिंग को देखने के लिए, मनी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट्स बोरिंग ड्यूरिंग कोविड-19 के पीरियड में गवर्नमेंट जो बोरिंग कर रही है उसको मॉनिटर करने के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स ड्यूरिंग कोविड-19, जो लोन्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर करने के लिए कोविड-19 के पीरियड में, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर होगा इसका सी, विच मीन्स आपका रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन ड्यूरिंग कोविड-19। सो आपने द हिंदू में फिर ये आर्टिकल देखा होगा, टाइम टू बी ब्रेव, स्ट्रेच फिस्कल डेफिशिएंट गोल्स इफ नीडेड। तो कामत पैनल ने ये बात करी है, जो इसके हेड आपके केवी कामत इन्होंने कहा था। सो ये आपका पहले भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पैनल जो बना था। सो आपका ये जो बना था ये कोविड-19 पीरियड में किस तरीके से जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन है वो किस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक को अफेक्ट करेंगे। ओके, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर भी दिए थे टू रिलीज द केवी कामत पैनल वाज रिलीज्ड ऑन 7 सितंबर 2020 बाय सेंट्रल बैंक एज अ स्पेशल विंडो अंडर द प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑन रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। ओके, सो फिर आपका ये जो रिपोर्ट थी 2020 में रिलीज हो गई थी। यहाँ पे इसके मेन ऑब्जेक्टिव ये थे कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स, तो कोविड-19 के पीरियड की वजह से जो आपका लोन स्ट्रक्चर था कॉर्पोरेट लोन्स का उनको देखने के लिए। With reference to the UNFCCC meeting in Paris in 2015, which among all the following statements are correct? Agreement was signed by all member countries of United Nations and it will go into effect in 2017. ये बोल रहा है कि जो agreement था आपका ओके जो आपका UNFCCC की मीटिंग में 2015 में हुआ था, क्या इसको सारी मेंबर कंट्रीज ने साइन किया था यूनाइटेड नेशन के, और 2017 में इफेक्ट में आया। दूसरा, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस को लिमिट करने की बात करी गई थी और ये बोला गया था कि शुड नॉट एक्सीड 20, ये आपका 20 नहीं होगा, ये 2 डिग्री सेल्सियस होगा, 2 डिग्री सेल्सियस एंड और इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तीसरा, डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज देयर प्री हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट 1000 बिलियन अ ईयर फ्रॉम 2020 टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू कोप अप विद द क्लाइमेट चेंज। तो क्या डेवलप्ड कंट्रीज ने ये यहाँ पे प्लेस किया था कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को 1000 बिलियन ईयर्स देंगे 2020 के लिए, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो तो अपने टाइम पीरियड में एमिट कर चुकी हैं जितना उनको करना था, जितना वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर सकती थी, बट अब जब डेवलपिंग कंट्रीज़ का टाइम है तो वो अब उनको हेल्प करेंगी इसके रिडक्शन में। आपके ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 to 3 ओनली। आंसर होगा इसका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई गेस, इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। सो पहला स्टेटमेंट कि ये आपका सारे मेंबर्स के थ्रू साइन हुआ था और ये आपका 2017 में जाएगा, तो ये गलत हो जाता है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये आपका सेकंड ऑप्शन में था कि आपका इन्होंने बोला था कि हम 2 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड नहीं करने देंगे, इवन ये 1.5 के लेके आएंगे। ओके, फिर developed countries acknowledge their historical responsibility in global warming and committed to donate 1000 billion a year from 2020 to help developing countries। तो ये भी आपका गलत हो जाता है और आपका आंसर हो जाता है आपका B, which means 2 only। Consider the following statement. Procedure established by law means that law enacted by legislature or the concerned body is valid only if the correct procedure has been followed to the letter। Due process of the law is a doctrine that not only checks if there is a law to deprive the life and personal liberty of the person but also ensure that a law is made fair and just। Which of the following statement is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। पहला ही कहता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये होता है कि जो लेजिस्लेचर आपका लॉ बना रहा है वो क्या सही है या नहीं है और क्या उसमें करेक्ट प्रोसीजर भी आपका देखा गया है। दूसरा, ड्यू प्रोसेस ये भी देखता है कि क्या जो लॉ बना है वो फेयर है या नहीं है। प्रोसीजर तो चलो ठीक है बट क्या वो लॉ फेयर है नहीं है। आंसर होगा इसका सी, विच इज़ आपके दोनों स्टेटमेंट सही है। सो आपने देखा था कि पहले हमारे में जो फॉलो होता था वो होता था आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जहाँ पे आपका जो भी लेजिस्लेचर आपका लॉ बना रहा है क्या उसकी प्रोसीजर सही है या नहीं है, इसे चेक किया जाता था। ओके, फिर आपका कॉन्सेप्ट आया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसने बोला कि सिर्फ प्रोसीजर नहीं देखो, हम लॉ को भी चेक करेंगे कि क्या वो लॉ फेयर है या नहीं है, लॉ जस्ट है या नहीं है। अनआर्म्ड
एरियल व्हीकल इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय, आपको बताने से कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, नन ऑफ द अबव। इसे कौन आपका रेगुलेट करता है? आंसर होगा इसका बी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अनआर्म्ड एयर व्हीकल्स को रेगुलेट करते हैं। वाखन कॉरिडोर इज सिचुएटेड इन, आपको बताना है वाखन कॉरिडोर कहाँ है? म्यांमार, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स अफगानिस्तान। सो बेसिकली आपके अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, पामिर नॉर्थ के बगल पे। ओके, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज सच आर करेक्ट? Adjournment motion is introduced only in Rajya Sabha to draw the attention of the House to a definite matter of urgent public importance. It involves an element of censure against the government. Therefore, Lok Sabha is not permitted to make use of this device. पहला ये कह रहा है कि अडजॉर्नमेंट मोशन जो होता है सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है ताकि वहाँ पे जो मेन पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है वहाँ पे इनका ध्यान केंद्रित किया जाए। दूसरा, ये जो मोशन होता है ना, ये आपका इसमें आपका गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपका सेंसर होता है, इसीलिए इसको लोकसभा को परमिट नहीं है यूज़ करने का। ऑप्शन है ए ओनली, बी ओनली, बोथ आर नन। इसका आंसर होगा आपका नन, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट देखिए इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा नहीं, ये आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम सेंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका राज्यसभा को इसकी पावर नहीं है, ये सिर्फ आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो यही आपका यहाँ पे लिखा है कि ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस, इट इज रिगार्डेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस। तो जो कि आपका नॉर्मल बिजनेस आवर्स होते हैं हाउस के, उसको डिस्टर्ब करने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे जो आपका सपोर्ट होता है 50 मेंबर्स का सपोर्ट यहाँ पे चाहिए होता है। ओके, और डिस्कशन ऑन दिस मोशन लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 आवर्स, 2 hours and 30 minutes. Which among of the following is correct? School Innovation Ambassador Training Program is innovative and one of its kind training program for school teachers. The training will be delivered in online mode only. And your options are A only, B only, both are none. तो आपको बताना है कि क्या सही है क्या नहीं। इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही है। तो स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये स्कूल टीचर्स के लिए, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं था, मतलब इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था। दूसरा, यहाँ पे अगर हम रुकना चाहते तो रुक सकते थे कि ओनली लिखा है, बट ये सही है, यहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग होगी वो ऑनलाइन मोड में ही प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, इसके बारे में लिखा है कि इसका एम है आपका यहाँ पे 50,000 स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको यहाँ पे डिज़ाइन करेगी सही। औरांग नेशनल पार्क इज इन असम, मणिपुर, त्रिपुरा, केरला। आपको बताना है औरांग नेशनल पार्क कहाँ है। आंसर होगा इसका ए, असम। तो औरांग नेशनल पार्क आपका असम है। सो लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। अपना फाइनल स्कोर टाइप करना मत भूलिएगा, कैलकुलेट करना मत भूलिएगा, टाइप अगर आप ना भी करें तो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस।